साथियों की सहमति से हमने एक निर्णय मतलब एक प्रस्ताव पास किया कि हम कोई भी नेता समाज के ऊपर थोपेंगे नहीं। समाज अपने आप एक्सेप्ट करेगा जिसको भी, जो भी समाज में नेतृत्व करेगा, जो भी काम करेगा, जिसको बारे में भी समाज को लगेगा कि ये व्यक्ति आगे चलने लायक है, उसे खुद समाज चलाएगा। कुछ साथियों ने कहा कि समाज तो सोया हुआ है, कुछ साथियों ने कहा समाज को नहीं पता चलता, अगर समाज इतना समझदार होता तो फिर इतनी बुरी चीजें नहीं होती। देखो, जब तक उसको मालूम नहीं है कि करना क्या है, तब तक वो कंफ्यूजन में है समाज का आदमी। जब उसे मालूम पड़ जाएगा क्या करना है, तब उसे ये भी मालूम है कि किसको आगे रख के चलना है हमको। दूसरी बात, एक बहुत खतरनाक स्थिति समाज में है और वो है भरोसे की कमी की स्थिति। किसी के भी ऊपर भरोसा हम लोग नहीं कर पा रहे। नया नेता, नया आंदोलन, नया कोई संगठन, नए लोग जब आपके बीच आते हैं तो आप निर्णय नहीं ले पाते कि इनका साथ दें कि ना दें, कि आदमी गलत है कि सही है। क्यों? क्योंकि नई पीढ़ी ने अपने बचपन से और बड़ी पीढ़ी ने एक लंबे समय से, मतलब उससे बड़े वाली पीढ़ी जो है, जिनकी उम्र 60 साल के करीब, 70 साल के करीब हो गई है, उन्होंने पिछले 40 साल से एक चीज देखी है। कोई भी व्यक्ति जो समाज को बेहतर चीज बताने के नाम पर उनके बीच आया, वो कुछ ना कुछ सामान बेचकर गया अपना। मतलब उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले लोग थे, फिर कंपनियों वाले लोग थे, फिर पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी वाले लोग थे, फिर वो एमएलएम कंपनियों वाले लोग थे। कोई 2000 रुपए, कोई 1500 रुपए, कोई 5000 में मेंबरशिप दे रहा था, कोई 90,000 में मेंबरशिप दे रहा था। फिर बीमा कंपनी वाले लोग थे, बता रहे थे कि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारी फैमिली को इतना फायदा हो जाएगा, तुम इतने पैसे जोड़ लो, तुमको इतना पैसा मिल जाएगा। वो भी आखिर में अपने कमीशन के चक्कर में थे। फिर कुछ समाज सेवी थे जो समाज के नाम पर निकले, उन्होंने लोगों से दान का पैसा लिया और अपने घर भरे। फिर बहुत से लोग थे जो सामाजिक आंदोलनों में निकले, लोग जब उनके पीछे खड़े हुए तो बाद में वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी बना करके या उस पार्टी में शामिल होकर उन सारी भावनाओं को वहां बेच दिया। अल्टीमेटली उन्होंने समाज को जिस दिशा में लेकर के चलने का संकल्प पहले दिन लिया था, वो इस संकल्प पर नहीं ठहर पाए। यही देखा आप लोगों ने। अब जब कोई आदमी 35-40 साल धोखा ही धोखा देख ले, झूठ ही झूठ देख ले, अगर ये देखे कि आसपास के लोग, जो भी आदमी आता है वो इसी टाइप का होता है, तो किसी नए व्यक्ति के विषय में भी ऐसे ही सोच ले तो उसकी तो कोई गलती हम लोगों को नहीं माननी चाहिए। क्यों जी भाई? अगर वो हमें भी अगर ऐसा ही मान ले तो उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है। ये तो अब हमारा दृढ़ संकल्प, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी मेहनत, हमारी निरंतरता, हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी, हमारे निर्णय तय करेंगे कि हम उन्हीं के जैसे थे कि हम अलग हैं। क्यों जी? और अब ये आपको तय करना है कि आपने कितने दिन इंतजार करना है, किस दिन तक इंतजार करना है। भाई हमने तो इस काम की शुरुआत करी थी, जेल जाने से करी थी। जेल जाने से शुरुआत करी। पहले दिन से लेके आज तक हम लोगों का एक जगह जाना तय होता है। हमारी जबान से कभी भी ये नहीं निकलता कि वापसी कब होगी। हमें नहीं मालूम कि यहां विदिशा आए हुए हैं, विदिशा से फिर हम वापस जाएंगे तो रास्ते में कहां से कहां चले जाएंगे। तो हम लोग घर से ये कह के आते हैं कि विदिशा की ट्रेनिंग की तारीख ये है, वाकई में हम कहां से कहां निकलेंगे ये हमें नहीं मालूम है। तो हमने इस दौरान समाज को यह भी दिखा दिया कि पूरा सिस्टम इल्लीगल चला हुआ है। पूरी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल के लिए चल रही है। जिस तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर लाठियां बांधी हैं, जिस तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर लठ बरसाए हैं, वो कहीं भी मानवीय नहीं था। बड़े से बड़े अपराधी को भी बिठा करके पूछा जाता है।
जिन्होंने ये देश लूट लिया, जिनके ऊपर आरोप है 10,000 करोड़ रुपए की लूट मचाई, किसी ने 1 लाख करोड़ की लूट मचाई, उनको भी बैठाकर बिल्कुल प्यार और इज्जत से वो लोग पूछते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, एक पूरी क्वेश्चनर एक प्रक्रिया है। लेकिन जो समाज की बात कर रहे हैं उनको पीटा जा रहा है। 30 ट्रेनिंग कर चुके, 31वीं ट्रेनिंग आपके सामने है। क्या 31 ट्रेनिंग्स के बाद आपको समझ में आएगा? कोई बात नहीं, 31 ट्रेनिंग के बाद भी नहीं समझ में आता है, 32वीं के बाद आ जाएगा, 1000वीं के बाद आ जाएगा। जब बिल्कुल यहां तक पानी आ जाएगा, नाक तक जब पानी आ जाएगा, जब आपका जीना मुश्किल हो जाए, तब निकल लेना। हम इंतजार में हैं कि समाज कब निकलेगा। हम कॉल नहीं देंगे, हमने बहुत पहले बोला हुआ है, अपने सभी साथियों को बोला हुआ है, हम कॉल नहीं देंगे, हम कोई संगठन नहीं बनाएंगे, हमारे को कोई इरादा नहीं है आप लोगों को कहीं किसी ऐसी जगह पर लेकर के जाकर के खड़ा कर देना जिसका कोई तुक नहीं बनता, जब तक आप चाहते नहीं हो। मान लो आप चाहते हो कि प्रशासन आपको ऐसे ही रगड़ता रहे, तो रगड़े खाओ ना, क्या दिक्कत है? क्यों जी? अगर समाज ये चाहता है कि उसके नेता उसको ठगते रहें, उसके अधिकारी उसको दबाते रहें, उसके परिवार में क्लेश बढ़ता रहे, उसका समाज टूटता रहे, उसके साथ ये लूट होती रहे, उसकी जमीनें सरकारें हड़पती रहें, पूंजीपति आकर के उनके गांव को बर्बाद करते रहें, वो आपके गांव में आते हैं, वो आपको उद्योग धंधे का नाटक करते हैं, कहते हैं कि आपको हम लोग रोजगार देंगे, वो आपके यहां कोई बड़ा मिल प्रोजेक्ट चालू करते हैं, उस प्रोजेक्ट से जो कबाड़ निकलता है, जो गंद निकलता है, बोरवेल के जरिए वो आपके ही अंडरग्राउंड पानी में उसको डंप कर देते हैं, नीचे वो आपका पानी, अंडरग्राउंड पानी जो पीने का पानी है, उसको खराब कर देते हैं, और उसके बाद भी आप कुछ नहीं करते हो। कोई बात नहीं, आपकी अगली पीढ़ी बर्बाद हो रही है, आपको मालूम है, और आप खड़े नहीं होते हो, तो क्या करें? कोई और आपकी लड़ाई क्यों लड़े? किसी और ने क्या ठेका ले रखा है आपकी लड़ाई लड़ने का? भाई कोई क्यों लड़ेगा? एक सिंपल सी बात बताइए, कोई नेता आपकी लड़ाई क्यों लड़े? कोई दिहाड़ीदार आदमी आपकी लड़ाई क्यों लड़े? उसको तो अपनी दिहाड़ी चाहिएगी ना। फिर भाई कोई भी नौकर आदमी आपकी लड़ाई कैसे लड़ सकता है? और कोई क्रांतिकारी आपकी लड़ाई कैसे लड़े? उसके जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां हैं भाई, उसको वो भी लड़नी है, तो वो आपकी लड़ाई क्यों लड़े? सवाल ये है भाई, लड़ाई अगर आपकी है तो लड़ना भी आपको ही पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको इस पूरी की पूरी वस्तु स्थिति से अवगत करा रहे हैं कि जान लो एक बारी, समझ लो एक बारी, ये इत्तेफाक नहीं है। एक दो बातें इत्तेफाक हो सकती हैं। अगर हमने ये कहा कि कोरोना आएगा, वैक्सीन आएगी, लोगों के शरीरों में ये असर होगा, और अगर वही असर हो रहा है तो इसका ये अर्थ है कि ये इत्तेफाक नहीं है, ये स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। यही होगा ना? है? और अगर सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है तो भाई लड़ाई भी फिर ऐसे ही खड़े होकर के नहीं लड़ी जाएगी। आपके ज्ञापन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपके 2-4 लोगों के धरने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर पूंजीपतियों को किसान की जमीन चाहिए तो उसे चाहिए। 13 महीने 750 से ज्यादा किसानों की शहादत, गर्मी, सर्दी, बरसात और बुरे हालात, इन सब के बावजूद भी सरकार ने आपकी मांग नहीं मानी। जब उन्होंने यह देख लिया कि यह किसान मानने वाला नहीं है, तो उस किसान को जो छाती अड़ा करके, आंख में आंख डाल करके सरकारों से सवाल पूछने की हिम्मत रखता था, उस किसान को, उसके जमीर को मारने के लिए सरकार ने 6,000 रुपए की भीख देनी शुरू करी। भीख। एक ट्रैक्टर की टंकी फुल नहीं होती है 6,000 रुपए में। अगर किसान के पास ट्रैक्टर हो ना तो एक टंकी फुल नहीं होती। वो इतने रुपए दे करके किसान को उसका जमीर मार रही है, क्योंकि मरे हुए जमीर का आदमी कभी लड़ता नहीं है, देने वाला आदमी लड़ता है ना।
जिसके अंदर चोरी का भाव हो, जिसके अंदर मांगने वाला भाव हो, जिसके अंदर डरने वाला भाव हो, जो दूसरों के टुकड़ों पर पलता हो, वो किसी के लिए नहीं लड़ सकता जी। लड़ेगा वो आदमी जिसको बात समझ में आई हुई है, जिसको मालूम है कि जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं वो इतनी कीमती है कि उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। भाई भगत सिंह को जरूर पता होगा, वो तो उसके बारे में तो यह कहा जाता है कि वो ज्ञानी आदमी था, वो समझ वाला आदमी था, तो उसको पता होगा कि अगली पीढ़ी की आजादी के लिए अगर बड़ी पीढ़ी को जान भी देनी पड़ती है तो सस्ती है आजादी। उसने ये माना होगा ना, क्यों भाई? अदरवाइज वो मरने वाला है, उसने आजाद भारत देखना नहीं है। आजाद तो उनके मरने के बाद भी 16 साल बाद आजादी का वो सर्टिफिकेट या कागज मिला या घोषणा हुई, जैसी भी हुई। लेकिन जब वो जिंदा है, उस वक्त जब वो मर रहा है, वो सिर्फ एक माफी दूर है फांसी से, और वो ये कह रहा है कि भाई ये इतनी सस्ती होती तो हर किसी को ना मिल जाती। जो मरने के लेवल तक जाने को तैयार है, आजादी केवल उनको मिलती है, समझे ना। और अगर आपको डर लगता है, किस चीज से डर लगता है? सिविल खराब होने से डर लगता है, पुलिस घर में गांव में आ जाएगी उससे डर लगता है, बेइज्जती हो जाएगी उससे डर लगता है, पड़ोसी क्या कहेंगे उससे डर लगता है, घर वाले क्या टोकेंगे उससे डर लगता है, अकेले ना पड़ जाए इससे डर लगता है, डंडे ना पड़ जाएं, जेल ना हो जाए इससे डर लगता है। तो आजादी उनके लिए नहीं है भाई। आजादी के लिए तो भाई सबको थोड़ी, जो पात्र होगा उसे मिलेगा ना। जो आजादी का पात्र अपने आप को साबित करेगा, आजादी उसी को तो मिलेगी। और आजाद किससे होना है? लालच और डर से पहले आजाद होना है। जो आदमी लालच और डर से आजाद नहीं हो पाएगा, आजादी उसको नहीं मिलने वाली है, समझे। तो समाज कब उठता है, यह समाज के ऊपर है। इसीलिए आप लोगों के बीच आकर के हम ये नहीं कहते कि आप ये करो, हम आपको रास्ता बताएंगे, हम आपको गलत और सही बताएंगे। आपको गलत लगता है, आप हमें बताकर जाइए कि देवेंद्र भाई ये और आपकी टीम जितनी भी बातें आपने बताई पिछले 3 दिन में, इन बातों में ये वाली चीजें खराब हैं, ये वाली चीजें गलत हैं, इनको बदलिए आप, इनको आप लोगों को बहकाइए मत, बताना पड़ेगा। और अगर हम सच बोल रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है भाई? फिर तो आपके बच्चे गुलामी से एक कदम दूर हैं बस। खाली आपके यहां तक आज अगर हम बात करते हैं, कितनी 24 तारीख हो गई आज, 24 मई 2024, 24/5/24, आज की तारीख तक आपके पास ऑप्शन क्या है ये देख लो। आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं ये आप तय करते हो? बताइए। आपका बच्चा, चलिए वो छोड़ दीजिए, स्कूल पढ़ने वाला छोड़ दीजिए, पैदा कैसे होता है ये आप तय करते हो कि सरकार तय करती है? सरकार तय करती है। और सरकार किसके लिए तय करेगी? जो सरकार में बैठे नेताओं को बोटी डालता है। नेता को हमने कुत्ता बोला, कुत्ते को जो बोटी डालता है कौन? पूंजीपति। पूंजीपति कितने तरह के? जो भी बाजार का सामान आता है। तो अब एक रास्ता है, बताइए। आपका बच्चा घर में पैदा हुआ अगर, तो दाई पैदा करेगी, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, कोई सिजेरियन की जरूरत नहीं है, किसी अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर दाई हेल्प करेगी तो आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, और घर में पैदा हो गया नॉर्मल डिलीवरी से, शरीर भी खराब नहीं हुआ, तो बाजार को फायदा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर वही बच्चा जिस टाइम पे कंसीव होने लगे, जब बच्चा मां के पेट में गर्भ धारण करे, गर्भ धारण करते ही सबसे पहले चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाओ, तो चेकअप पे जाओगे कैसे? मोटरसाइकिल पर बैठकर जाओगे, मोटरसाइकिल नहीं है तो गाड़ी में जाओगे,
तो किसको फायदा? बाजार को फायदा। फिर वहां जाकर अल्ट्रासाउंड करवाओगे, उस अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासाउंड वाले का भी कमीशन है और डॉक्टर का भी कमीशन है, वो भी कमीशन, वो भी बाजार का फायदा। फिर डॉक्टर आपको आयरन की गोलियां देंगी, फलाने की, कैल्शियम की देगी, ढिमकाने की देंगी, पता नहीं किस किस चीज की वो दवाइयां देंगी। वो दवाइयां लेंगे, उसकी वजह से सिर में ऐसे चक्कर से बने रहते हैं जिसकी वजह से घर में वो काम ना कर पाए, है कि नहीं? इसमें किसका फायदा? फिर से बाजार का फायदा। अच्छा, चक्कर से आएंगे तो फिर हमारे घर में जो बुढ़िया है, जो सास है, वो कहेगी क्या हम तो 6-6 जन दिया करते थे, इसको एक ही बच्चा जनना मुश्किल हो रखा है, कैसे आजकल की औलाद हो गई है। फिर वो इस तरह की भाषा बोलते हैं। फिर उनको वो रहता है कि यार ये हमारे को, मतलब हमारी कैपेसिटी के ऊपर शक किया जाता है। वो दवाइयां दे रखी है डॉक्टर ने गलत, उसको, उसका दिमाग खराब कर रखा है उसने। अब जब आप शरीर का काम नहीं करोगे, शरीर के अंग विकसित कैसे होंगे, मजबूत कैसे होंगे? बच्चा मजबूत कैसे होगा? मां कैसे मजबूत होगी? उसको मतलब नेचुरल डिलीवरी के लिए, होम पे, घर पे डिलीवरी के लिए कैसे तैयार होगी? नहीं हो पाएगी। तो जब उसने शरीर का भी अच्छा, पुराने लोग कहते हैं, दाई कहती है बेटा काम किया करो, पोछा लगाया करो, आटा चक्की में आटा गेहूं पिसा करो या कुछ भी पिसाई किया करो, चक्की चलाया करो, आप वो क्या नाम, चारा काटने वाली मशीन चलाओ, जिससे शरीर मजबूत हो और आप नॉर्मल डिलीवरी कर सको। लेकिन डॉक्टर क्या बोलेगा? बेड रेस्ट करना है। वो बेड रेस्ट करके आपके शरीर को खत्म कर देगा। और जब तक 9वें महीना आता है तब तक तो वो दिमाग में ऐसे घर कर जाता है, अरे 14 तारीख तक हो गया तो हो गया, नहीं तो सिजेरियन करना पड़ेगा बाबा। सबको एक डायलॉग बोला जाता है, सबको, पूरा नेक्सस है ये। उसके बाद 14 से 15 से दाई से पूछो आप वही बात, बारे बोली कोई दिक्कत नहीं है, अभी 10-15 दिन, अभी मैं तारीख बता देती हूं, एग्जैक्ट उसी तारीख को बच्चा होगा। लेकिन नहीं, आपको अखबारों में, टीवी पर, सब जगह यह बताया जाता है, कोई भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो आपको क्या लगता है, एक पढ़ा लिखा और जो अनपढ़, सब तरह को, सबके चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट में क्या आता है कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। और डॉक्टर तो टेलीविजन ने भगवान बनाया, असल में फार्मा कंपनियों का दलाल है। भाई जिस डॉक्टरी की फीस, जिस डॉक्टरी को बनने के लिए 1 करोड़ रुपया खर्चा होता होगा, वो डॉक्टर चाहेगा आप कभी स्वस्थ रहो? भाई आप लोग ठीक रहोगे तो आप अगर दवाइयां नहीं खाओगे तो डॉक्टर का खर्चा कैसे निकलेगा? भाई अस्पताल का किराया है, इतने सारे एम्प्लॉइज की तनख्वाह है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बिजली का बिल है, इतना गाड़ियों का डीजल पेट्रोल का खर्चा है, वो कैसे निकलेगा डॉक्टर का? और फिर जो उसने करोड़ों रुपया लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट निकलने का एक ही तरीका है कि आपको ज्यादा से ज्यादा काटा जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा लूटा जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा बीमार रखा जाए, या आपको ज्यादा से ज्यादा बीमार बताया जाए। किसी की लेबोरेटरी है, किसी की मेडिकल लेबोरेटरी या उससे संबंध रखता हो कोई? यहां नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आपकी जानकारी में कोई हो तो पता करना। डॉक्टर्स तय करते हैं कि आजकल जितने भी टेस्ट देता हूं, इतने से इतने के बीच के देने हैं, तुमने ये वाला डेटा इसका ये देना है, होता है ना? मतलब सब तय होता है, पहले से तय, सब मैनुअल एंट्री होती है। कोई बीमारी है नहीं तो आपको बीमार दिखाया जाता है, उसके बाद आपसे वो पैसे लूटे जाते हैं। 3 रुपए की दवाई को 100 रुपए में बेचा जाता है और फिर उसमें ढेरों कमीशन कमाया जाता है, ढेरों, मतलब बेहिसाब कमीशन। अब आप बताइए, बाजार का फायदा नॉर्मल डिलीवरी में है या सिजेरियन में है? सिजेरियन में है। तो नॉर्मल डिलीवरी कभी हो पाएगी आपकी? नहीं हो पाएगी। इस नॉर्मल डिलीवरी में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कौन है? सॉरी, इस सिजेरियन डिलीवरी में, बाजार का तंत्र बनने में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है? दाई, दाई का वो नॉलेज। क्यों जी?
उसने आपके चाचा, आपके पापा, आपके दादा को उन लोगों ने जन्माया है ना, और वो हर गांव में मौजूद है, तो सबके पास नॉलेज है। तो अब इस नॉलेज को खत्म करना जरूरी है। इस नॉलेज को खत्म करने के लिए क्या बोला जाएगा? जो आशा वर्कर है उसको बोला जाएगा कि जो भी दाई नॉर्मल डिलीवरी करती है या नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए किसी को बोलती है, उसके खिलाफ एफआईआर करनी है। अब दाई डर जाएगी क्योंकि पूरा समाज उसके साथ नहीं है। क्यों जी? और हमको डरा दिया है। तो दाई अपना नॉलेज किसी और को देना भी चाहे तो हमारी जो नई जनरेशन है उसमें कोई बच्ची, कोई बेटी, कोई बहू उस नॉलेज को नहीं लेगी और नॉलेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर हम पूरी तरह से किसके ऊपर निर्भर हो जाएंगे? फार्मा कंपनियों के ऊपर, बाजार के ऊपर, और बाजार फिर आपको दब के लूटेगा। तो वापस अपनी व्यवस्था कभी नहीं बना पाएंगे अगर दाइयां सारी मर गई तो अपने पास ज्यादा समय नहीं है। जो भी दाई आपके आसपास मौजूद है उसकी उम्र 70 साल, 65 साल, 80 साल ऐसे हो चुकी है ना, और उनके पास वो नॉलेज पड़ा है सारा, और वो बोलती हैं कि कोई सीख नहीं रहा। तो अपने अपने गांव में ऐसी दाइयों को ढूंढो, पड़ोस में कोई दाई है उसको ढूंढो, उसको बोलो कि हमारी ये बच्चियां हैं 5-6, इनको सिखाओ। कोई नई प्रेगनेंसी आती है, कोई भी नया कोई केस आता है, उसी टाइम पहुंच जाओ दाई के पास। वो दाई उसको जाकर के चेक करेगी, वो पेट पर हाथ लगाकर पूरा एक्सरे कर लेती है। वही रिपोर्ट एक्सरे वाला बताता है, वही रिपोर्ट दाई हाथ लगा के बता देती है, पेट देखकर बता देती है। वो नॉलेज अपनी अगली पीढ़ी को देना बहुत जरूरी है। यानी कि हम आपको यह नहीं कह रहे हैं कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं डॉक्टर के पास ना जाना चाहूं तो मुझे उसका हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस ये डिमांड है हमारी कि हम अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहते हैं। भाई, हम तुम्हारी नकली जिंदगी से भागना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी जीना चाहें, उसके लिए तुम दाई पर मुकदमा क्यों करोगे? सवाल जनता सरकार मोर्चा का केवल इतना है। ये गलत है क्या? तो इसके लिए तो पूरे समाज को बोलना चाहिए ना कि हम अपने आराम से जीने का हक मांग रहे हैं। भाई, हम तुम्हारा कुछ नहीं छीन रहे हैं। हम किसी डॉक्टर के पास जाकर कोई कटना चाहता है 100 बार कटे, किसी को अपनी बीवी कटवानी है 100 बार कटवाए, हमें कोई ठेका नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। पर जो बचना चाहता है उसके लिए तो व्यवस्था हो, उसके लिए तो रास्ता हो, उसके लिए तो आजादी होनी चाहिए। अब बताओ, आज के वक्त आप अपनी मर्जी से, अपने तरीके से बच्चा पैदा कर सकते हो क्या? नहीं। जब बच्चा ही पैदा नहीं कर सकते अपनी मर्जी से तो गुलाम हुए कि आजाद हुए? भाई, जब मर्जी नहीं चलती तो गुलाम हो गए कि नहीं हो गए? हैं? बीमार हो गए तो अब आपको इलाज करने की बारी आ गई। चलो, हमारे पास इतनी सारी पद्धतियां हैं, यूनानी पद्धति हो गई, चाइनीज पद्धति हो गई, जापानीज पद्धति हो गई, एलोपैथी हो गई, आयुर्वेदा हो गया, और हमारे पास चलो एक्यूपंचर हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, और पता नहीं क्या क्या हो गया। एलोपैथी के अलावा, एलोपैथी को हेलोपैथी बोलते हैं, हेल नरक, हेल मतलब नरक, ठीक है, या कई बार इसको उल्लूपैथी भी बोलते हैं। एलोपैथी नहीं, उल्लूपैथी। तो उल्लूपैथी के अलावा हमारे पास आयुर्वेद है, सारी पैथियों का बाप। इसी से उन्होंने सब कुछ सीखा। अब जो जिन पौधों का, जिन फसलों का, जिन चीजों का ये इस्तेमाल करते हैं दवाइयों में, क्या वो पौधे नशीले पौधे होंगे या वो औषधीय पौधे होंगे? भाई, जिन दवाइयों में जिन पौधों का इस्तेमाल होता है वो तो औषधीय पौधे हो गए ना। उन औषधीय पौधों को अगर आपके घर में ये लोग देख लेते हैं कि आपने अपने बगीचे में लगा रखे हैं, तो आपके ऊपर नशीले पदार्थ बोने का आरोप लगा करके आपको अंदर जेल में डालते हैं। जैसे भांग है,
अब ये लोग क्या कहते हैं कि भांग को इन्होंने नशीला पदार्थ माना हुआ है ना। और ये इनको मालूम है कि हार्ट की बीमारी नहीं होएगी अगर भांग जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको। जब नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है तब खतरनाक है, बट हमारे लोगों के पास जब चीजें आराम से रखी हो, खूब सारी हो, तो नशे के लिए इस्तेमाल नहीं होती हैं। नशा केवल वहीं इस्तेमाल होता है जहां उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जहां इसको बुरा माना जाता है। लेकिन ये लोग आपको अपनी मर्जी से आपको औषधीय गुणों वाले पौधों को उगाने नहीं देंगे। तो आजादी हुई कि गुलामी हुई? क्यों जी? ठीक। ये पूरी व्यवस्था इतने स्मार्टली काम करती है कि आपको मालूम नहीं पड़ने देगी, लेकिन मजबूर कर देगी। कैसे? हम लोग छोटी ईंटों से भवन बनाया करते थे, बड़ी ईंटों से भी बनाने लगे, मिट्टी गारा से बनाते थे, चूने से बनाया करते थे। चूने की बनाई हुई उस वक्त की जो दीवारें हैं वो आज भी ऐसी की ऐसी खड़ी है। इनके वाले बीच में बने हुए सीमेंट वाले भवन सारे के सारे गिरने लगे, पुल गिरने लगे, पुराने पुल ऐसे के ऐसे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली आइटम्स को जो लोग यूज करते थे, जो बेचते थे, उनका रखना मुश्किल कर दिया, उनके ऊपर मुकदमे करने शुरू कर दिए। और ये किन्होंने किया? सीमेंट फैक्ट्रियों के माध्यम से। यानी सीमेंट वाली फैक्ट्री का मालिक चूने वाले, जहां पर भी लोग चूने का कारोबार करेंगे, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, तो उनका जीना मुश्किल कर दिया जाएगा। वो लोग अपना कारोबार धीरे धीरे छोड़ देंगे और फिर उनका कारोबार एस्टैब्लिश हो जाएगा। बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से पूरा गेम चलता है। यही काम आयुर्वेद का हुआ, यही काम नॉर्मल डिलीवरी का हुआ, यही काम भवन निर्माण का हुआ, यही काम समाज की न्यायिक व्यवस्था का हुआ, यही काम आपके यहां जो भी निर्णय, चाहे शिक्षा का तरीका है, एजुकेशन है, उसका भी यही हुआ। आप अपनी मर्जी से स्कूल में दाखिल करा सकते हो अपने बच्चे को? हां जी बताइए, करा सकते हो? कौन रोकेगा आपको सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने से? रोकेगा कोई? अरे बोलिए तो सही। नहीं रोक रहा ना, लेकिन करवाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि समाज में प्रचारित कर दिया कि वहां तो सिर्फ गरीबों के जाते हैं बच्चे, और कोई आदमी अपने ऊपर गरीब वाला ठप्पा नहीं लगवाना चाहता जब तक कि वो सच्ची में गरीब ना हो। उन्होंने प्रचारित कर दिया कि वहां तो सिर्फ भोजन करने जाते हैं, मिड डे मील खाने जाते हैं। उन्होंने प्रचारित कर दिया कि वहां तो मास्टर बैठ के आ जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। उन्होंने तो प्रचारित कर दिया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। ठीक है जी, प्रचारित कर दिया, तो अब आपको मजबूर कर दिया प्राइवेट स्कूल में दाखिले के लिए। ये मजबूर आप नहीं हुए, आपको आपकी बीवी करेगी। मुझे नहीं करवाना अपना बेटा वहां पे। क्या बेइज्जती करवाओगे मेरी? मैं क्या बताऊंगी कि मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? फिर आप करोगे प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट वाले में कौन से में? जिसमें बेटा पटर पटर अंग्रेजी बोलता है। अंग्रेजी बोलनी है उसको। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रचारित कर दिया कि अंग्रेजी बोलने वाला ऐसा होता है और देसी बोलने वाले ऐसे होते हैं। प्रचारित कर दिया ना उन लोगों ने, तो आप लोगों के दिमाग में इमेज बन गई कि जेंटलमैन तो कोट पैंट वाला होता है, कुर्ते पजामे वाला तो जेंटलमैन होता ही नहीं है। कंपनी में भी जब आप जाओगे तो आपको पासपोर्ट भी जब आप बनवाओगे तो कोट पटाई में चाहिए उनको पासपोर्ट भी आपका। पासपोर्ट भी जब आप फोटो खिंचवाते हो ना, वो बोले वो वाला पहनो, तुमको अपना धोती कुर्ता पहनना अलाउड नहीं है भाई, हमारे वाला पहनो। फिर पेपर के अंदर भी, अखबार के अंदर, पेपर के अंदर, आपकी बच्चों की किताबों के अंदर जेंटलमैन उसको बताया जाता है जो कोट पैंट टाई लगाए हो, चाहे कोई तड़ी पा रही हो चलेगा।
और उसके पिताजी अगर हल उठाए खड़े हैं, बैल के साथ खड़े हैं, बच्चा कभी उसको जेंटलमैन नहीं कहेगा। तो किताबों ने आपको मजबूर कर दिया कि आपको अपना बच्चा अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ाना है। अखबारों ने, सिस्टम ने यह मजबूर कर दिया कि इंग्लिश मीडियम में होगा तो फॉर्म भर सकता है, इतने % नंबर होंगे तो फॉर्म भर सकता है, यहां एडमिशन के लिए यहां पर कंपटीशन में दाखिल होना पड़ेगा, इस कंपटीशन के लिए यहां पर कोचिंग लेनी पड़ेगी, इस कोचिंग के लिए इतना पैसा चाहिएगा, इतने पैसे के लिए आपको नौकरी करनी पड़ेगी या बिजनेस करना पड़ेगा या लूट करनी पड़ेगी या झूठ बोलना पड़ेगा या समाज काटना पड़ेगा, ये उसमें मेंशन कर दिया। तो आपका बच्चा समाज में अपनी जगह बना पाए, इसके लिए आपको चोर होना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था इन्होंने बना दी। तो अब बता दो, आपका बच्चा अपनी मर्जी से पढ़ाते हो कि इनकी मर्जी से पढ़ाते हो स्कूल में? हाँ जी, उन्हीं की मर्जी से पढ़ाते हो। तो आजादी हुई कि गुलामी हुई? चलिए, इसके बाद आ जाते हैं, चलो बच्चे का दाखला करवाने तक तो गुलामी हो गई भाई, कंसीव होने में गुलामी, पेट में रखने में गुलामी, पैदा करने में गुलामी, पैदा करके बीमार हो जाए उसका इलाज कराने में गुलामी, उसके बाद स्कूल में दाखला करवाना है तो उसमें गुलामी, दाखले तक हो गया। अब आ जाओ, सिलेबस कौन सा पढ़ाते हो? यहां विदिशा में जैसा वातावरण है, विदिशा की जैसी जमीन है, विदिशा के जैसे लोग हैं, विदिशा के एरिया का जैसा संस्कार, संस्कृति और सभ्यता है, उसको बचाने के लिए हमें कैसा बच्चा और कैसी शिक्षा चाहिए, आप लोग तय करते हो आपका बच्चा क्या पढ़ेगा, या फिर वो स्कूल वाले या सिस्टम वाले तय करते हैं कि सिलेबस क्या होगा? कौन तय करता है? आप तय करते हो? नहीं, वो तय करते हैं। वो कौन? सीबीएसई वाले। वो कहां बैठे हैं? दिल्ली में। दिल्ली वालों के बाप है, वो ऊपर बैठे हैं, वहां बैठे हैं, वहीं पे बैठे हैं, इजराइल में बैठे हैं। चलिए, वो तय करते हैं कि सिलेबस कौन सा होगा। वो क्या सिर्फ आपके लिए तय करते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में कोई बच्चा पढ़ रहा है वही सिलेबस पढ़ रहा है, राजस्थान में कोई बच्चा पढ़ रहा है सीबीएसई में वही बच्चा वही सिलेबस पढ़ रहा है, पहाड़ का कोई बच्चा है वही पढ़ रहा है, गोवा का बच्चा है वही पढ़ रहा है, कर्नाटक का बच्चा सीबीएसई में वही पढ़ रहा है। इसका मतलब पहाड़ का बच्चा, मैदानी इलाके का बच्चा, रेगिस्तान का बच्चा, समंदर के आसपास का बच्चा, जिनकी जरूरतें बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन वो नौकर बनने की पढ़ाई पढ़ने के लिए वही सिलेबस पढ़ रहा है जो वो पढ़ा रहे हैं। तो आप बच्चे को अपने समाज के लिए तैयार कर रहे हो या उनका नौकर बनाने के लिए तैयार कर रहे हो? क्या करने के लिए? मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ बन जाए। क्या बन जाए? कुछ भी बन जाए। अरे क्या बन जाए? कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, अच्छा सा नौकर बन जाए। है अच्छा सा नौकर। हम लोग अच्छा सा नौकर बनाने के लिए अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। सिलेबस किनका? उनका। तरीका किनका? उनका। बच्चा नौकर किनका? उनका। अपना क्या? मेहनत। खाली मेहनत करो, दिन रात पैसा कमाओ और उनके लिए उनका सिलेबस पढ़ के उनका नौकर तैयार करो। अपना बच्चा नहीं, अपने समाज के लिए इस्तेमाल होने वाला बच्चा नहीं। नहीं? हां जी भैया जी। तो सिलेबस गुलामी का हुआ कि आजादी का हुआ? हां, गुलामी का। चलिए आगे आते हैं। सिलेबस हो गया। अभी सिलेबस पढ़ते हुए स्कूल के अंदर क्या बच्चा अपनी मर्जी से कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। कोई सिलेबस कॉम्बिनेशन में कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। उनके क्राइटेरिया से पढ़ना होगा, उनके हिसाब से रहना होगा। जो मैम ने कह दिया वही लिखना है, जो मैडम ने बोला है, जो टीचर ने कहा है वैसा ही लिखना है। मम्मी पापा जितने मर्जी ज्ञानी आदमी हो, मम्मी पापा ने कह दिया बच्चे ये थोड़ी गलती हो गई है मैडम से बताने में, नहीं, मैडम की गलती नहीं हो सकती है। आप गलत हो, मैडम सही है, क्योंकि मैडम ने नंबर देने हैं। इंटरनल एग्जाम तो मैडम ने देने हैं, अंदर के मार्क्स 20 नंबर तो 80 तो उसने लेने हैं, बस 20 तो उसने देने हैं।
अब वो जो मैडम ने देने हैं उनके चक्कर में मैडम ही सबसे ऊपर है। तो एक बच्चा जो नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक, मैं भी 10वीं तक का ही लेता हूं, वैसे मैं क्योंकि शिक्षा के बैकग्राउंड से हूं और मैं शिक्षक हूं, तो मैं आपको बता देता हूं अपना तजुर्बा। जिस बच्चे को जोड़ घटा गुना भाग और लिखना पढ़ना आता है, उस बच्चे के लिए 10वीं तक का सिलेबस ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का होता है, 6 महीने का खाली, ठीक है। उस 6 महीने के सिलेबस के चक्कर में आपके बच्चे के नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और पहली से 10वीं टोटल 13 साल बर्बाद किए जाते हैं। असल में वो 13 साल आपके बच्चे को लगातार एक गुलामी की प्रक्रिया में रखने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि टक 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 आपका बच्चे के दिमाग पे एक चीज स्ट्राइक करती रहे कि जो सिस्टम ने कहा है वो मानना है, जो मैम ने बोला है वो मानना है, जो टीचर ने कहा है, जो स्कूल ने कहा है, जो सिलेबस ने कहा है, जो पेपर लेने वालों ने कहा है, जो भी सिस्टम कह रहा है वो मानना है। घर वाले तो बेवकूफ है, असली चीज तो सिलेबस है, और सिलेबस गुलाम बनाने वाला है, वो आपने बता ही दिया है। और इसलिए आपके बच्चे को भविष्य में एक अच्छा गुलाम बनने के लिए जो प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है वो स्कूल है। समझ रहे हैं? हां जी, आपके स्कूल की पढ़ाई गांव तैयार करता है क्या? अपनी जरूरत के हिसाब से वो करते हैं ना। और जब से गांव स्कूल से निकला तब से आपके बच्चे गुलामी की दिशा में चल पड़े। तो जी पिछले 13 साल लगाए बच्चे के, एडमिशन हो गए थे, उसके 13 साल फिर उस बच्चे को बढ़िया वाला गुलाम बनाने के लिए तैयार किया, और उस बढ़िया वाली गुलामी के बाद फिर बच्चा चलेगा अब मैं कौन सा टॉपिक लूं, कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। उसके बाद भी आपके पास सिर्फ 4 ही ऑप्शन है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स। बस जिंदगी इतनी सी है क्या? कोई हाथ का हुनर नहीं सीखा बच्चे ने, ट्यूबलाइट भी बदलनी नहीं आती है इस दौरान, जिंदगी में मुसीबत आ जाए वो नहीं सिखाया किसी ने। इस स्कूल के इस 16 साल 17 साल के दौर में सीखा तो क्या सीखा? मोबाइल पर कितनी बकवास चलती हैं, कितनी अश्लील वीडियोस आती हैं, इंस्टा पे कितनी बकवास चल रही है, कौन नशे के तस्कर हैं, कहां कहां क्या क्या उल्टे काम चल रहे हैं, सब सीख रहा है ना बच्चा। क्यों जी? लेकिन जीवन जीने के लिए जो स्किल चाहिए, उस स्किल का कहीं पर कोई जिक्र स्कूल में होता है क्या? अगर पहले नंबर पर आएगा तो यहां दाखला हो जाएगा, इसकी चिंता सारे समाज में उन मां बाप को है। लेकिन बच्चा अगर फेल हो जाएगा तो कहां जाएगा, इसके लिए भी पढ़ाई है क्या? कोई रास्ता नहीं। आपके बच्चे के लिए पूरे समाज में कहीं रास्ता है? नहीं है। यानी जिस सिस्टम ने, जिस सरकार ने, जिन लोगों ने आपके बच्चे के लिए सिलेबस बनाया, उन लोगों ने यह तय नहीं किया कि आपके बच्चे की जगह कहां होगी। जब आपके बच्चे को जगह देने की बारी आएगी, उस टाइम तो ये कहेंगे आपका बच्चा निकम्मा है इसलिए जगह नहीं मिल रही, जो काबिल थे उनको तो जगह मिली गई। क्यों जी? और पिछले 10 सालों का, 15 सालों का इतिहास या इसका रिकॉर्ड उठा करके देखो तो आपको अपने गांव में पढ़े लिखे कितने बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, जो निकम्मे की कैटेगरी में आते हैं? 99.99%। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो पूरा का पूरा गांव निकम्मा पैदा कर रखा है परमात्मा ने। ये लोग सीबीएसई का सिलेबस बनाने वाले तय करते हैं, है ना कमाल की बात। तो आजादी हुई कि गुलामी हुई? गुलामी। चलो यहां तक गुलामी हो गई। अभी हम जो बच्चे कहीं एडमिशन नहीं हुआ उनको तो छोड़ ही देते हैं। जिनका एडमिशन हुआ टॉप की यूनिवर्सिटी में, मेडिकल में हो गया, उसको सिलेबस कौन सा पढ़ना पड़ रहा है? आदमी ठीक रखने का सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ रहा, उसे बीमार रखने का सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है। वो किसने दिया उसको?
WHO ने। WHO कब बना? 1900 यूनाइटेड नेशंस ने बनाया। यूनाइटेड नेशंस कब बना? 1948 में। किसने बनाया? रॉकफेलर फाउंडेशन ने। रॉकफेलर फाउंडेशन को किसने बताया? फ्लेक्सनर कमीशन ने। फ्लेक्सनर कमीशन का अध्यक्ष कौन? अब्राहम फ्लेक्सनर। अब्राहम फ्लेक्सनर ने कब रिपोर्ट दी? 1911 में रिपोर्ट दी। कब शुरू किया रिसर्च? 1908 में। किसने फंडिंग दिया? रॉकफेलर ने। रॉकफेलर के पैसे से फ्लेक्सनर कमीशन ने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के बेसिस पर यूनाइटेड नेशंस में WHO बना और WHO 1948 में बना। ठीक। और उसने बताया फिर हमारे MBBS करने वाले डॉक्टरों को कि लोगों को बीमार कैसे रखना है। तो सिलेबस अपना हुआ कि उनका हुआ? सिलेबस उनका हो गया। फिर IIT के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो सारे डिपार्टमेंट की उससे पहले की शिक्षा तो हमारे यहां पे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में हुआ ही करती थी। लेकिन फिर भी चलो, नई इंजीनियरिंग हो गई, नई मेडिकल साइंसेज के साथ साथ अपना इलेक्ट्रिक इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के दूसरे पार्ट हो गए, वो भी हमने मान लिए कि वो IITs में पढ़ाए जाते हैं। बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद जब वो नौकरी करने के लिए बच्चा वहां से निकलता है, सबसे पहले तो मैं आपको कोर्स के दौरान की कहानी सुना देता हूं। बीटेक है कोई बच्चा यहां पे? बीटेक किया हुआ है कोई? हाँ जी, हाथ खड़ा करना अगर कोई है तो। नहीं है। अभी अपने आसपास कोई बीटेक बच्चा हो ना, उससे पूछना कि बीटेक कॉलेजों में क्या होता है। रोज शाम को पार्टियां होती हैं जिनके अंदर बियर, दारू, सिगरेट दबा के चलता है। कोई भी इंजीनियरिंग का एक भी कॉलेज नहीं है जहां यह सब नहीं होता है। यहां तक कि मेडिकल कॉलेजेस में भी यही सब चलने लगा है। जाओ कभी पता करो, जरूर पता करना चाहिए। गुलामी से मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं तो ऐसे ही भेड़ चाल चलते चलते इन गधों के पीछे चलते रहेंगे। आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। ऐसे काम नहीं चलेगा कि जो सरकार कह दे चुपचाप मान लें। यहां ये सब चलता है। अपनी जिंदगी के 4 महत्वपूर्ण साल वो बच्चा वहां लगाता है और जब लगाने के बाद में बीटेक करता है तो उसको कहा जाता है खाली बीटेक से कुछ नहीं होगा, MBA करना पड़ेगा या कम से कम MTech करनी पड़ेगी। फिर 2 साल 3 साल MTech में लगाते हैं। कभी कोई सप्ली आ गई, कभी कुछ हो गया, और वो सब करने के बाद चलो अपनी जिंदगी के 25 साल उनकी बनाई हुई व्यवस्था में अपना टाइम खराब किया जाता है। इस दौरान आपका बच्चा अपने डंगर ढोर से कट गया, अपने डंगरों से, अपने पशुओं से कट गया, अपने समाज से कट गया, अपने माँ बाप से कट गया, अपने गांव से कट गया, अपने खेत से कट गया, अपने आप से कट गया, अपने सब किसी से कट गया। वो अकेला खड़ा है। अब उसे नौकरी की तलाश है, अब उसे नौकर बनना है। अब वो नौकरी करने के लिए निकलता है और जब उसे नौकरी कभी मिल भी जाती है बाय चांस, जब वो देखता है नौकरी देने वाला कि एक कैसा गुलाम तैयार हुआ है, 25 साल का एक नया गुलाम लड़का, अब वो आया है, लड़का हो या लड़की हो। अब आजकल तो लड़कियों की भी जिंदगियां बर्बाद करने पर चले हुए ये लोग नौकरी के नाम पर। जब वो आता है तो कंपनी में जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जानकर हैरानी होगी, कंपनी वाले, HR वाले जब पहला दिन ट्रेनिंग बिठाते हैं तो ट्रेनिंग में सबसे पहले एक ही बात कही जाती है कि जो आज तक सीखा है अपना घर रख के आ जाओ, हम नए सिरे से सिखाएंगे कंपनी में करना क्या है। पूछ लेना किसी से भी, है यही करते हैं ना। HR में आप ये HR में बोलते ऐसे ही करते हैं हम लोग। समझ गए बात आप? यानी कि अब उसकी ट्रेनिंग होती है कि जो आज तक उसने सीखा वो वेस्टेज था। उसे जाके कब पता चलता है? जब वो अपनी जिंदगी के 25 साल बर्बाद कर चुका है। अब उसे नौकरी मिल गई बेचारे को। अच्छा, यहां तक गुलामी है कि आजादी है? चलिए, अभी तक गुलामी कंफर्म है, ठीक है।
अभी फिर उसे नौकरी मिल गई है तो मां को चिंता हो गई है कि अब बहू होनी चाहिए घर में। भाई नौकरी मिल गई बेटे को, इसी दिन के लिए तो पैदा किया था नौकर बनाने के लिए, अब नौकर बन गया है। कोई 2 लाख वाला नौकर है, कोई 25 लाख वाला, कोई 25,000 महीने वाला, जैसा भी नौकर है जैसा है, अब उस नौकर के लिए एक बहू चाहिए। तो पहले सोचते हैं कोई नौकरानी हो तो बढ़िया है, मतलब वो भी जॉब पे लगी हो, कहना मतलब ठीक है। और नौकरानी, नौकर का तो स्त्रीलिंग नौकरानी हुई ना, ठीक है। तो वो कोई नौकरानी हुई तो अच्छी बात है। चलो नौकरानी नहीं मिली, जैसे कैसे पढ़ी लिखी मिल जाए, वैसी ही गुलाम प्रवृत्ति की होगी तो आसान होगा जीना, वैसा प्लान करते हैं। कि अगर बाई चांस कम पढ़ी लिखी हुई तो आजाद प्रवृत्ति की होगी, तो आजाद तो चाहिए नहीं किसी को, हर किसी को गुलाम चाहिए होता है। तो एक अच्छा सा गुलाम बच्चा देख करके उसकी शादी तय कर दी जाती है। और शादी के बाद फिर उसे, क्योंकि बचपन से समाज से अलग रहा है, तो बच्चे को ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं होगा, नौकरानी को तो खास तौर पे नहीं होगा। फिर वो कहीं शहर में फ्लैट लेना होगा उनको। जब फ्लैट ले लेंगे तो उनकी ईएमआई फिक्स हो जाएगी। फिर उनको एक गाड़ी भी चाहिए साथ में घूमने के लिए, गाड़ी की भी ईएमआई हो गई, फ्लैट की भी ईएमआई हो गई, फिर पानी का भी बिल आएगा, फिर बिजली का भी आएगा, फिर राशन का भी आएगा, फिर दूध का भी आएगा, कपड़ों का भी आएगा, फिर पार्टियों का भी आएगा। इस चक्कर में अब वो जिंदगी भर के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हमारा बच्चा हो जाता है, और अब वो एक परमानेंट गुलामी के दौर में एंटर करता है। कोई डाउट? और ये ईएमआईज कब तक चलती हैं? ये बस चलती ही रहती है, क्योंकि फिर उसका बच्चा हो जाता है, वही चालू हो जाता है फिर से। जब उसकी मां, जब वो नौकरानी, जब वो गर्भ धारण करती है, तो फिर वहीं से चालू होता है सीरीज, और फिर यहीं तक आता है, और फिर वहीं तक चलता है। और इस प्रकार से हम एक बहुत ही सुंदर गुलामों की एक फौज तैयार कर लेते हैं। ऐसा ही दौर चाहिए आपको? अरे बोलिए, ऐसा ही समाज चाहिए क्या? नहीं चाहिए। लेकिन ये सरकार तो आपको यही समाज देना चाहती है, ये बाजार तो आपको ऐसा ही समाज देना चाहता है, ये उद्योगपति तो यही चाहते हैं। तो आपके गली में पेस्टिसाइड बेचने वाला आप ही का भाई है, क्योंकि उसको प्रॉफिट ज्यादा दिया जाएगा। गायें रखना, अपने घर में गाय के साथ रहना, खेत में गाय के साथ रहना दूभर होगा, उसके लिए सरकार आपको अनुदान देगी। स्वामी जी, अनुदान के ऊपर आश्रित रखना चाहेगी कि कभी भी आपकी गायों को हड़पना हो तो आसान हो जाए उनके लिए, कि तुम हमारे ही पैसों से चल रहे थे, तुम्हारी गौशाला हमारे पैसे से चल रही थी, इसलिए वो उसको काबू करके रखना चाहते हैं। तो जो असली चीज है उसको रखना मुश्किल है, और जो नकली चीज है उसके लिए सरकार आपको कंट्रोल करके रखेगी। तो पेस्टिसाइड बेचने से प्रॉफिट ज्यादा होगा, अफीम बेचने से प्रॉफिट ज्यादा होगा, नशे के प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा होगा, सिगरेट में ज्यादा फायदा होगा, ठेका दारू का खुलेगा तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। आप कोई ऑर्गेनिक और बढ़िया चीज बेचोगे उसमें नहीं फायदा होगा। तो फिर आपके समाज के लोग ज्यादा चीज क्या बेचेंगे? जो आपके समाज को खराब करेगी। इलेक्ट्रॉनिक की आइटम है, मेडिकल की आइटम है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, फिर सेवाएं ज्यादा वही चलेंगी। और फिर आपको पहला लाइन आपके एस्से और पैराग्राफ में लिखी जाएगी कि आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। तो हमारी नई जनरेशन सच्ची में मान लेगी कि विज्ञान और तकनीकी का युग है, असल में वो गुलामी का युग है ना? यानी आपकी लड़ाई कोई सीधी सादी लड़ाई नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, टेढ़ी मेढ़ी है, समझ की है। इसलिए हम बोलते हैं ज्ञान युद्ध है ये। इसको इतनी आसानी से निपटा नहीं, मत सोचना कि निपट जाएगा। इससे सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगा जो डर और लालच से मुक्त हैं। ये उन्हीं को समझ में आएगा जिनके पास धैर्य है, जिनके पास जमीर है। जो लालच में फंसे हैं उनको हमारी बातें समझ में नहीं आएंगी। चुप हमने भी नहीं होना, और चुप आपने भी नहीं होना। हम तो आपको ये बीमारी लगाने आए हैं बोलने की, हम तो आपको ये बताने आए हैं कि भाई समझो, जहां बैठो एक बार उस तबके से बात तो करो, एक बार चर्चा तो करो, देखो तो सही
जो भी काम सरकार प्रमोट करना चाह रही है उससे समाज मजबूत हो रहा है कि कमजोर हो रहा है, बस ये देखो। आदमी मजबूत हो रहा है कि कमजोर हो रहा है? आदमी डिपेंडेंट खुद के ऊपर आ रहा है कि सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है या किसी व्यवस्था पे डिपेंडेंट हो रहा है? अगर वो किसी और पर डिपेंडेंट हो रहा है तो वो कमजोर हो रहा है, वो गुलाम होने की दिशा में चल रहा है। समझे ना? और इसीलिए वो जो तंत्र है उसका कंट्रोल किसके पास है? स्कूल का तंत्र किसके पास है? सरकार के पास। अस्पताल का सरकार के पास। शिक्षा का सरकार के पास। अभी तो गायें का भी रखने लग गए, फिर खेती का भी रखने लगे। खेती के सारे आंकड़े दो हमको, जमीनों का सारा रिकॉर्ड दो, घर का सारा रिकॉर्ड दो, खाते की सारी जानकारी दो, आधार कार्ड के साथ सब कुछ जोड़ो, आपका पैन कार्ड भी उसके साथ जोड़ो, ITR भी उसके साथ जोड़ो, आपका कंपनी में कहां काम करते हो, आपका GPF कहां पर है उसको जोड़ो, लाइसेंस को जोड़ो, आपके वोटर कार्ड को जोड़ो, आपकी जिंदगी के हर दस्तावेज को, बिजली के बिल, पानी का बिल, आपकी RC डॉक्यूमेंट जितने, सबको आधार से जोड़ो, क्योंकि वो कागज से आपका सारा डिटेल उनको चाहिए कि कंट्रोल उनके पास रहे। अब सोचो, कंट्रोल अगर उनके पास है कि आजादी है कि गुलामी है? तो आप आजाद हैं? वो कहते हैं भारत आजाद हो गया था। भारत के लोग अगर गुलाम हैं तो भारत आजाद कैसे है? ये समझ से बाहर है। गुलामी वाली आजादी या आजादी वाली गुलामी, ये तो आप तय करो, है कि नहीं? तो मसला थोड़ा बड़ा है। सवाल लिख के लाइएगा, कल आप लोगों के ढेर सारे सवाल होने चाहिए। आपके सवालों के जवाब